हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमारा विषय है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। चलिए इससे जुड़ा पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। और दूसरा कथन, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री के निर्वाचन को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के परे किया गया था, इसलिए कथन ये गलत है। 99वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, इसलिए कथन दो सही है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दो, भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तीन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और चार, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। एक और दो, केवल तीन और चार, या फिर केवल एक, तीन और चार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल 3 और 4। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, इसलिए विकल्प एक गलत है। विकल्प दो भी गलत है क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अक्षमता और सिद्ध कदाचार के बारे में ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। विकल्प 3 तथा विकल्प 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। दूसरा कथन, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। और तीसरा कथन, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक और दो। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 की धारा 3 में कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है, इसलिए विकल्प एक सत्य है। विकल्प दो भी सत्य है क्योंकि शब्द लाभ का पद को भारतीय संविधान में स्पष्ट तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, या फिर 12वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। या फिर डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वो आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। और दो, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है, इसलिए कथन एक सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है, इसलिए कथन दो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संक्षिप्त में यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। दूसरा कथन, यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधि तहत बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। तीसरा कथन, राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संक्षिप्त में यूएनटीओसी की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी।
और चौथा कथन, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संक्षिप्त में यूएनओडीसी, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूएनसीएसी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश कन्वेंशन के पक्षकार हैं। कन्वेंशन में मुख्यतः 5 क्षेत्र शामिल हैं। ये है निवारक उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली, तकनीकी सहायता और सूचना का आदान प्रदान। इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। वहीं यूएनओडीसी का लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। इसलिए कथन 3 में यूएनटीओसी की जगह यूएनओडीसी होगा। कथन 4 सत्य है। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 29? जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। उच्चतम न्यायालय ने हादियाबाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ऑप्शन है ए, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी, राजमंदार समिति 1969, सी, सरकारी आयोग 1983 या फिर डी, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी आयोग 1983। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। इस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी एमिनेंट पर्सन होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो। ध्यातव्य है कि सरकारी आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया थे। आगे बढ़ेंगे। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती हैं? 1, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, 2, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, 3, वित्त आयोग, 4, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग या फिर 5, नीति आयोग। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4 और 5 या फिर डी 2 और 5? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 2। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। अन्य विकल्प जैसे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और नीति आयोग गलत है। अगला सवाल देखते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। दूसरा कथन, शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। और कथन 3, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके तहत मातृत्व अवकाश की समय सीमा को वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह यानी 6 महीना कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 बच्चों के जन्म के पश्चात बच्चे के जन्म पर 12 सप्ताह यानी प्रसव पूर्व 6 सप्ताह और प्रसवोत्तर 6 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम में गोद लेने वाली माताओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। जिन कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या 50 अथवा अधिक है उन्हें या तो संस्थान में या फिर संस्थान से एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रैच यानी शिशु गृह की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। अतः मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में दिए गए कथन 1 और 2 गलत है जबकि कथन 3 सही है। अगला सवाल, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। और 2, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधि को उच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर सकता है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को समानता के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया। इसलिए कथन एक असत्य है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आधारभूत ढांचे के विरुद्ध किसी भी संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है और इस आधार पर एनजेएसी अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। इसलिए कथन 2 भी असत्य है। अगला सवाल, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी, नियंत्रण का अभाव, सी, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर या फिर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। किसी भी राज्य में अपने नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने का अंतिम लक्ष्य होता है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने के अवसर प्रदान करना। इसलिए कथन डी सत्य होगा।
चलिए अगला और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण यानी डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। 25 मई 2018 को यूरोपीय संघ ने सामान्य दल संरक्षण विनियमन यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है, इसलिए विकल्प सी सत्य होगा। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, लेकिन हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।